लिहाजा ऐसे माहौल में पंचायत और डीडीसी के इलेक्शंस कराना शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा या फिर शायद इसका कोई मकसद नहीं होगा। बता दें कि स्टेटहुड की बहाली के हवाले से मरकज़ की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह इशारा मिला भी नहीं है। 13 जनवरी को सोनमर्ग में जेड मोड़ टनल के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म से जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा वापस करने की बहाल करने की अपील की थी। बता दें कि पंचायती इलेक्शन 2024 जनवरी से ड्यू है, जबकि डीडीसी की 5 साल की मुद्दत कार 2025 के आखिर में ख़त्म हो चुकी है 2024 के आखिर में ख़त्म हो चुकी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी समेत दीगर वजूहात की बिना पर डीडीसी तरक्याती काम अंजाम देने में नाकाम रही और ये भी कि मरकजी हुकूमत और एलजी मनोज सिन्हा कई बार जम्मू कश्मीर में मजबूत जमहूरियत के लिए पंचायत और लोकल बॉडीज़ के चुनाव की बात कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत ये इंतखाबात असम्बली इलेक्शंस के बाद कराना चाहती थी और इस हवाले से ओबीसी रिजर्वेशन कमीशन की रिपोर्ट का भी इंतजार था। बता दें कि जेके पंचायती राज एक्ट एंड रूल्स के तहत हुकूमत इलेक्शन ऑफिस से सलाह मशवरे के बाद पंचायत और डीडीसी इलेक्शन कराने का ऐलान करती है, लेकिन एलजी और सीएम के अख्तियारात और बिजनेस रूल्स वाज़ेह न होने की वजह से सूरत हाल पेचीदा है। तो फिलहाल इलेक्शन कब होंगे पंचायत के डीडीसी के ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन तैयारियां अपने अपने लेवल पे चल रही है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये जो मौजूदा हुकूमत है यानी उमर सरकार, ये फ़िलहाल नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। इसके मकसद क्या है? क्या सरकार को अपने रूल्स रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता? ज़ाहिर है कि पता ही होगा। क्या सरकार इस बात से डर रही है कि पंचायत के इलेक्शंस और डीडीसी के इलेक्शंस क्योंकि ग्रॉस रूट लेवल पे होते हैं तो उसमें पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी तक पार्टी ने कोई खातिर ख्वाह कदम नहीं उठाया है, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आवाम में खुशी हो। क्या लगातार अपोजिशन की जानिब से लगने वाले इल्ज़ामात के दायरे में पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है इन छोटे छोटे इलेक्शंस में? डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी सूरत में डीडीसी या फिर पंचायत के चुनाव में पार्टियां होती हैं। हालांकि इससे पहले के रिकॉर्ड में देखा गया कि पीडीपी ने और एनसी ने इस तरह के चुनाव का बायकॉट किया था, लेकिन अब उन सभी पार्टी को यह मालूम हो चुका है कि डीडीसी के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, इसमें पार्टी को ग्रॉस रूट लेवल पर मजबूत करने के लिए अपने लोगों को उतारना पड़ता है, चाहे वो जिस तरीके से भी हो। क्योंकि डीडीसी के मेंबरान या फिर पंचायत के जो मेंबरान होते हैं वो आम तौर पे ग्रॉस रूट से ज़ीरो लेवल पे जुड़े हुए रहते हैं और आवाम से वोट का जो तयन होता है, वोट का जो फीसद बढ़ता है वो यहीं से होता है, तय होता है। तो ऐसे में क्या पार्टी इन तमाम तर चीज़ों से पीछे हट रही है, घबरा रही है, या फिर पार्टी को पता है कि फ़िलहाल रूल्स वाज़े नहीं हैं, बिजनेस रूल्स पता नहीं है, या फिर एलजी के पास कौन से पावर हैं या फिर सरकार के पास कौन से पावर हैं, इसका तयन नहीं हो पाया है, ख़ास नहीं किया गया है, फिक्स नहीं किया गया है, तो इस वजह से इलेक्शंस को अभी फ़िलहाल टाला जा रहा है, या फिर रियासत के दर्जे की बहाली का इंतज़ार किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको देखना, समझना, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे जम्मू कश्मीर ओवरऑल, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अवाम की बात करने वाले लोग बहुत हैं, खुद रिवायती पार्टियां भी, सरकार भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, अपोजिशन में रहने वाली पार्टियां भी, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम का कितना भला हो रहा है ग्राउंड पे, उन तमाम तर चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ग्राउंड पे अगर उन तमाम तर चीज़ों को देखा जाए तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। लोगों के मसाइल जो के तू पड़े हुए हैं, बेरोज़गारी चरम पे है। हालांकि काबिना की आज मीटिंग हुई थी गुज़िश्ता रोज़ शाम में, उससे अभी कुछ आउटपुट सामने नहीं आया है। बस इतना पता चल पाया कि कुछ चीज़ों में जो अलाउंस वगैरह होते हैं उसमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है। उसके अलावा जितने पोस्ट खाली हैं, जितने ओहदे खाली हैं सरकारी पोस्ट के, क्या वो भरे जाएंगे, कब भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, ये फ़िलहाल कोई तय नहीं है। और अब नया एजेंडा शुरू हो चुका है कि इल्तिजा मुफ्ती ने जो अभी पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती हुई थी उसमें बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया। तो रोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अवाम के साथ जो वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में वो अभी भी नामुकम्मल हैं, क्योंकि वो सारे वादे सरकार का ये कहना है कि पूरे नहीं हो सकते जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता। और अपोजिशन कहती है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी की जानिब से ये कहा जाता है कि आपके पास जितनी पावर है एटलीस्ट उस पावर का इस्तेमाल करिए और आवाम का भला करिए। तो इस वक्त चारों तरफ से एनसी घिरी हुई है, क्योंकि उनके सर पे न सिर्फ रियासत की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, बल्कि अपोजिशन की जो सवालात हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली नज़र आ रहे हैं। तो उन तमाम तर चीज़ों में फ़िलहाल इलेक्शन
कमीशन क्या करेगी, क्या सरकार कौन सा कदम उठाएगी, ये देखना काफ़ी खास होगा। उधर पंचायती इलेक्टोरल रूल्स का रिवीजन पूरा करके जेके इलेक्शन कमीशन भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। शनाख्ती कार्ड अपडेट होने के बाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त 70 लाख से ऐसे वोटर्स हैं जहां भी पंचायती इलेक्शन में अपने हक राय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें 34 लाख खवातीन वोटर्स हैं। गुज़श्ता सोमवार को जेके इलेक्शन कमीशन ने पंचायती इलेक्टोरल रोल के रिवीजन का काम पूरा कर लिया। बता दें कि आखिरी रिवीजन का अमल 11 नवंबर 2023 को शुरू हुआ था। जेके इलेक्शन ऑफिस के मुताबिक रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट में 3,41,072 नए वोटर शामिल हुए, जबकि 1,10,768 लोगों के नाम हटाए गए। 10,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम एक पंचायत से हटाकर दूसरी पंचायत में जोड़ दिया गया। आखिरी पंचायती इलेक्टोरल रोल्स के तहत जम्मू कश्मीर में कुल 70,670 वोटर्स हैं। इनमें से 35,66,475 मर्द हैं और 34,34,048 ख्वातीन वोटर्स हैं। और उधर इलेक्शन कमीशन को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर के बीजेपी ने उमर सरकार की तनकीद की है। शोपियां जिला बीजेपी सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने कहा है कि एक वक्त था कि पंचायत और डीडीसी के इलेक्शंस न लड़ने पर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला अफसोस जाहिर कर रहे थे। साफियों से बातचीत करते हुए बीजेपी जिला सदर ने कहा कि लोकल बॉडी और पंचायत चुनाव को स्टेटहुड से जोड़ करके नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी मफाद के लिए जमहूरियत को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। अब जमहूरियत कैसे कमज़ोर हो रही है ये तो खैर बीजेपी ही बता सकती है। उन्होंने दावा किया है कि इलेक्शन का ऐलान होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे पहले चुनावी मैदान में उतरेगी। उधर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि उमर सरकार अपने सियासी मंशूर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बयानबाजी कर रही है। भाई साहब, सीएम साहब जो ऑनरेबल हमारा सीएम साहब है, खासकर एमसी पार्टी, इन्होंने पहले भी बताया हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जो पार्लियामेंट इलेक्शन थी। तो जब नोटिफिकेशन हो गया तो सबसे पहले उन्होंने फॉर्म जमा कर दिए। ऐसे तरीके उन्होंने असेंबली इलेक्शन आई तो सबसे पहले वो आई। इनका ये रवायती एक आदत बनी है, क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत है, यहाँ पे हर किसी को हक है, उसको भी हक है, मैं नहीं बनूं उसका भी हक है। वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब है हमारे स्टेट का। चलो उनसे देखो, जब भी नोटिफिकेशन निकलेगी आप देखेंगे खुद कौन फॉर्म भरेंगे, कौन नहीं आएगा इलेक्शन में, सारे आएंगे इलेक्शन में। ये बोलते हैं तब तक, बोलने से क्या होता है। अब हर एक गारंटी पे अब सरेंडर करते नजर आ रही है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो गैसेज हो, चाहे वो मुफ्त तालीम हो, चाहे वो कुछ हो। हर एक इशू पे उमर साहब अब सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। और अभी तक 3 महीने हो गए और 3 महीनों में ऐसे उमर साहब ने कुछ किया भी नहीं है कि जिसको हम सराहें या जिसको हम याद करें। अब उमर साहब का पंचायत इलेक्शन पे इस तरह से सरेंडर करना, शायद उमर साहब लोगों का मूड बांप चुका है। जिस तरह उन्होंने केजरीवाल स्टाइल में यहाँ वादे किए थे और कोई वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, और लोगों का मूड बांपते हुए उमर साहब को शायद हार दिख रही है, इसलिए वो इलेक्शन से उधर कांग्रेस यूथ लीडर डॉक्टर वलीद कर्रा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मौके पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 370 की वापसी नामुमकिन है और मरकज में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद ही इस हवाले से कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्टेटहुड को लेकर के मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग 370 के स्टेटहुड की बहाली के लिए असम्बली में शोर कर रहे थे, उन्हीं लोगों के सबब जम्मू कश्मीर में खुसूसी दर्जा छिना। करेंगे कि हमारे हुकूक वैसे ही मिले जैसे प्री 56 थे, उस पैटर्न पे हमें इज्जत मिले, हमें शिनाख्त मिले। लेकिन इज्जत और शिनाख्त मांगने से नहीं मिलती है, ये भीख नहीं है, ये लड़ना पड़ता है। चाहिए स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए जो दिल्ली के साथ नेगोशिएट कर। टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है एट द मोमेंट। आज की डेट पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है स्टेटहुड। एक बार स्टेटहुड आ जाए फिर देखते हैं 370 चाहिए या 730 चाहिए। और पंचायती इलेक्शन को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मौक़िफ़ है, आइए देखते हैं। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हाँ, एक न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने कोट किया है गवर्नमेंट सोर्सेज को कि ऐसा नहीं होगा। देखिए, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जो गवर्नमेंट सोर्सेज अगर डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबल इंसान ने बोला होगा तो मैं मानता हूँ। ऐसा आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई कुछ भी लिख देता है, दैट डजंट मीन कि वो पार्टी पॉलिसी है। बाकी गवर्नमेंट कमिटेड है यहाँ पे एम्पावर करना जो ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें सरपंच है, जिसमें पंच है, जिसमें यूएलबीज हैं। इनको अगर आप एम्पावर नहीं करेंगे तो सही मानों में डेमोक्रेसी नहीं होगी।
तो फिलहाल सवालात के घेरे में सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी, अपोजिशन पार्टी यानी कि जम्मू कश्मीर की, और उसके साथ साथ सरकार भी जम्मू कश्मीर की बागडोर उन्हीं के जिम्मे है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बारीकियों को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंचायती इलेक्शन के लिए या डीडीसी इलेक्शंस के लिए जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उस पर सवाल बाद में पूछ लेंगे, लेकिन हाँ इनकी गहराइयाँ ज़रूर नापने की कोशिश करेंगे। इफरा जान साहबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, काफ़ी बेबाकी से बोलने के लिए जानी जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए इफरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अवतार सिंह साहब बीजेपी के लीडर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से भी अभी हमारे साथ लीडर जुड़ेंगे और उनसे भी ढेर सारी बातें करेंगे। इफरा जान साहब, इल्ज़ामात को पस्ते पुश्त डाल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात खुल करके भी आने लगी है कि इलेक्शन कराने से, खासतौर पे ये छोटे छोटे जो इलेक्शंस हैं डीडीसी के या फिर पंचायत के, जानबूझ करके नेशनल कॉन्फ्रेंस टालना चाहती है। देखिए, पहली बात तो आपने कहा, जब मैं सुन रही थी जब आप शो स्टार्ट कर रहे थे, तो बार बार कहीं ना कहीं इस तरह से बात की जा रही थी जैसे ये बयान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आए हैं। जैसे हमारी स्टेट स्पोक्स पर्सन ने वाजे कर दिया ये बयान कि हम लोग डीडीसी के इलेक्शन या म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन या पंचायत के इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी कारकुन की तरफ से ये बयान नहीं आया है। ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक खबर छपी है, जिस खबर में किसी ने लिख दिया है कि उन्होंने कहीं से ये सुना है। तो ये सुनी सुनाई खबर है। किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के फर्द ने, स्पोक्स पर्सन ने, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी स्पोक्स पर्सन ने या चीफ मिनिस्टर ने या मिनिस्टर ने ऐसी बात नहीं की है। तो उन जिन्होंने ये अखबार में लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में कि हमें कहीं से सुनी सुनाई खबर आई है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कैसे ही सुनी सुनाई खबर ऐसे उठा के छाप दी। जहां तक डेमोक्रेसी की बात आती है, हम कमिटेड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है कि हर तरह की डेमोक्रेसी जो है वो बहाल हो, जमहूरियत बहाल हो। उसमें डेमोक्रेसी जो है अलग अलग 3 टियर सिस्टम का हमारा एक 3 टियर सिस्टम रहता है, जिसमें फर्स्ट टियर है, सेकंड टियर है, थर्ड टियर है। इसमें फर्स्ट टियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो वादे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू और कश्मीर की आवाम से किए हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से उन्होंने कभी कोई वादा नहीं किया। जो वादे उन्होंने किए वो जम्मू और कश्मीर की आवाम से किए हैं, और जो वादे उन्होंने किए हैं हम चाहते हैं कि उन्हें वो वादे, हम बार बार उन्हें वो वादे याद दिलाते हैं। आपने देखा होगा जब टनल का भी रिसेंट इनॉग्रेशन हुआ, उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला साहब ने बेबाकी से प्राइम मिनिस्टर साहब को उनका स्टेटहुड का वादा याद दिलाया ताकि जमहूरियत जो है स्ट्रांग हो जाए। उसी में एक प्रोसेस ये भी होगा, म्युनिसिपैलिटी का भी होगा। मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहती हूँ कम से कम कि 2010 में अगर आप देखेंगे, अक्सर बीजेपी अपने आप को कहती है कि उनकी वजह से थर्ड टियर बहाल हुआ है, ये उनका एक प्रोपेगेंडा रहा है। अगर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो थे, जिन्होंने पंचायत का कॉन्सेप्ट जो था कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग में पंचायत का लाया था। 1970s में ही यहाँ पंचायत इलेक्शन शुरू हो गए थे। इंटरेस्टिंगली 2010 में जो पंचायत इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में हुए 2010 में, उसमें जम्मू एंड कश्मीर की अभी तक का हाईएस्ट वोटर टर्नआउट था, वो है 80%। 80% से ज्यादा लोगों ने उस इलेक्शन में जो है वोट किया, पंचायत इलेक्शन में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2010 में कराया था। तो हम जो है कमिटेड है ऑल 3 टियर्स गवर्नमेंट के लिए। तीनों टायर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और इक्वली इंपॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। आपने जो कहा उससे हम इनकार नहीं कर सकते। जाहिर है कि जिस अखबार का आपने हवाला दिया है आपने जरूर पढ़ा होगा, और उसमें जिस सोर्सेज का जिक्र किया है, ये कहा कि गवर्नमेंट के सोर्सेज ने कहा। मैं आपसे ये समझूंगा कि अगर इतनी ज्यादा लोगों के दरमियान एनसी की मकबूलियत रही है और है, इससे पहले 2010 की आपने मिसाल दी, तो फिर बाद में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से किनारा कशी आप लोगों ने अख्तियार कर ली थी इसी इलेक्शन से? किसने किनारा कशी अख्तियार कर ली, मुझे समझ नहीं आता। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किसी का बयान आया नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम अपने वक्त पे जब भी इलेक्शन होंगे तब इलेक्शन कराएंगे। नहीं, किनारा कशी का मतलब कि क्या ये हकीकत नहीं है इफरा जी के आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इससे पहले के इलेक्शन में? 2018 के इलेक्शन में वो एक म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन था जिस वक्त हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, बिल्कुल सही था। उस वक्त मैं आपको याद दिला दूं कि जम्मू और कश्मीर में सरकार कोई भी सरकार नहीं थी, और लोगों से, इनफैक्ट जम्मू और कश्मीर की आवाम से हम लोगों को बार बार मैसेजेस आते थे कि आप ये इलेक्शन बॉयकॉट कीजिए ताकि दिल्ली की सरकार को एक मैसेज जाए
कि एक लाउड मैसेज जाए दिल्ली की सरकार को कि यहाँ पे सरकार बिठाए रखना, एलजी रूल रखना, ये उनको नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले मंजूर है। इस वजह से लोगों की डिमांड थी कि आप इलेक्शन बॉयकॉट कीजिए, और उस वक्त हम लोगों ने लोगों की डिमांड को, अदरवाइज चलिए उस चीज को गरे मुर्दे शायद उखाड़ना बेकार होगा इस वक्त। मैं आपकी तरफ भी आता हूं, लेकिन उससे पहले इफराज जी, जो लास्ट में आपने कहा कि जो अभी इनॉग्रेशन हुआ था उसमें बहुत ही बेबाकी से उमर साहब ने कही, ठीक है, अपनी बात दुरुस्त है, आपने ये भी सही कहा, लेकिन बहुत नरमी भी बरती गई जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल भी उठे। क्या कोई मफाद इसमें छुपा हुआ है? देखिए, जब भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरमी, जब भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर किसी भी स्टेट में जाते हैं, वहां की चीफ मिनिस्टर ने कितना इलेक्शन जो है कितने बेबाकी से उनके खिलाफ लड़ा होगा, लेकिन उस वक्त जो है एक तमीज से, प्यार से दो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर आपस में बात कर लेते हैं। जो आप कहते हैं नरमी बख्शी गई, कोई नरमी नहीं थी, एक बेसिक पॉलिटिकल कर्टेसी थी कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं तो आप उनके साथ बदतमीजी से बात तो करेंगे नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर कभी आपसे मिलेंगे, अगर आप एक पत्रकार हैं, आपसे मिलेंगे, आपके साथ बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे या चीफ मिनिस्टर के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस है। लेकिन हाँ, जो जम्मू और कश्मीर के अवाम को हमने वादा किया है कि आपके जो हकूक हैं उनकी तर्जुमानी हम कभी नहीं छोड़ेंगे, वो उमर साहब ने उसी स्टेज पर उसी वक्त दिखा दिया। हमें स्टेटहुड वापस चाहिए था, हाँ, तमीज से बात की, क्योंकि उमर साहब एक बहुत शाइस्ता इंसान है, उनकी मुंह से कभी बदतमीजी नहीं निकलती। उन्होंने शाइस्ता तरीके से अपनी बात जरूर रखी। चलिए, इस चीज को हम मान लेते हैं, लेकिन पीडीपी के हल्के में ये शोर था कि जब 2 मरतबा आप दिल्ली गए तो वहां पे बंद कमरे में क्या बातचीत हुई उससे तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, खुले में जो आपने बातचीत की उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज नहीं थी। इसका बाद में जवाब देंगे। अवतार सिंह साहब, आपकी तरफ आएंगे। आपको क्यों लगता है कि एनसी जो है डीडीसी के या पंचायत के इलेक्शन से दूर भागना चाहती है? देखिए भाई साहब, सबसे पहले मैं अपने जो को पैनलिस्ट है हमारी इफ्रा जहान, आज पहली बारी हम रूबरू हुए हैं, उनको आदाब, अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को और आपकी चैनल के सारे स्टाफ को मेरा प्यार भरा आदाब। जहां तक पंचायती इलेक्शन की एम्पावरमेंट की बात है, ये जितना भी बोला जाए इतना कम है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कमांडर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर में इस 3 टायर डेमोक्रेसी को एम्पावर करने के लिए किया, वो एक इतिहास है और वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। इस डेमोक्रेसी का जनाजा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल पहले निकाल दिया था। हाँ, लोगों की मजबूरियों की वजह से इन्होंने 2008 में जो इलेक्शन करवाए पंचायत के, लेकिन उस सरपंच को कितनी इन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ वहां इलाके जात में रखा, या उनको कितने अख्तियारात इन्होंने दिए। अख्तियारात उनके सिर्फ इतने थे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इलाकों में चलाएं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को मजबूती से जो काम है सरकार के, वो उनको अपने लोगों को बांटे। जो पारदर्शिता, जो सफाई, जो ट्रांसपेरेंसी और जो एक आंसरेबिलिटी आज इस इलेक्शन को करा के भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी ने कराई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संग मील है। ठीक है, अवतार सिंह साहब, आप बात पूरी कर लीजिएगा, माफी चाहता हूं बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहूंगा सिंह साहब आपसे। आपने फर्स्ट जुमला कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डेमोक्रेसी का जनाजा निकाल दिया था, क्या इसे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे ताकि हम उनसे समझ पाएं कि भाई आपने क्यों निकाला था जनाजा? मैं वही कहना चाहता हूं कि ये जो 3 टायर डेमोक्रेसी है पंचायत की, जिसमें आपके 5 सरपंच, बीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी मेंबर्स, डीडीसी चेयरपर्सन का इंतखाब होता है। ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस एज सच लोगों को कभी भी एम्पावरमेंट देना चाहती नहीं थी। हाँ, अगर वो एम्पावरमेंट चाहती थी, सिर्फ अपने लोगों को एम्पावर करना चाहती थी। और उस जमाने में जो इनके 5 या सरपंच हुआ करते थे, वो जो पंचायतों के कामकाज हुआ करते थे, वो सिर्फ 5 या सरपंच जो इनके थे, वो एज कंट्रैक्टर भी, एज वेंडर भी वहां काम करते थे। वो काम किसी तीसरे आदमी को उसमें कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी इंटरफेरेंस करने का किसी को हक ही नहीं इन्होंने दिया था।
तो आज के जो पंचायत के इलेक्शन हैं जो पिछले 2018 से अब एम्पावर हुई है, इस 3 टायर डेमोक्रेसी को जो एम्पावरमेंट मिली है, तो हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी सिरे से और पहले दिन से इस चीज के हक में है कि अपने टाइम पे इस पंचायत के इलेक्शंस को कराया अवतार जाए। सिंह साहब, 2018 के जिसकी आपने बात की है उसकी भी रिपोर्ट सामने आई है और उसके हिसाब से आपने जिस पंचायत या डीडीसी की बात की है उन्होंने कुछ खास किया नहीं है, उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं आई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिस्टम इतना डिफंक्ट हो चुका था और पंचायत के जो ऑफिसर से लेके जीआरएस से लेके पंचायत सेक्रेटरी तक ये सारा करप्शन में सारा लिपटा हुआ माशरा था। तो उस करप्शन के चुंगल से इलेक्ट हुए जो फर्स्ट टाइम बीडीसी, डीडीसी और अपने पंचायत के जो मेंबर, सरपंच वगैरह वो इलेक्ट हुए, तो उन्होंने पहले 2 साल तो उनके इसी रशाकशी में निकले कि वो लोग इस सिस्टम को अपने हाथों से देना नहीं चाहते थे। अवतार सिंह साहब, बिल्कुल अभी ब्यूरोक्रेट्स के दरवाजे खुल नहीं रहे थे, अब क्या बात करते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आता हूं इस सवाल के साथ। इफ्रा जान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगी जनाजा निकालने वाली बात? जी 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 मैं बताती हूँ आपको जमहूरियत का जनाजा कैसे निकलता है। जमहूरियत का जनाजा जब तब निकलता है जब एक सरकार बैठ के कहती है कि यहाँ पे कभी स्टेट के इलेक्शन ही नहीं होंगे और 6-7 साल वो स्टेट के इलेक्शन नहीं कराती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जमहूरियत का जनाजा तब निकलता है जब वो कहती है कि हम स्टेटहुड वापस। जनाब सिंह साहब, मैं अपने रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट, बिल्कुल सिंह साहब मैं माफी चाहता हूं आपसे इस चीज के लिए। उन्होंने आपको बहुत ही नरमी से सुना, आप उनको सुन लीजिए, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, पूरा जवाब लूंगा आपसे, वादा है मेरा। जी, जमहूरियत का तनाजा तब निकलता है जब 1,35,00,000 लोगों को बोला जाता है कि आपको स्टेटहुड दिया जाएगा और उसके बाद हर 6 महीने बाद बोला जाता है कि जब वक्त आएगा तब दे देंगे। उसी तरह से जिस तरह से किसी को आप बिस्किट फेंक रहे हो कि जब होगा हमें अच्छा लगेगा तो दे देंगे, आपको हक की तरह नहीं दिया जाएगा, आपको एक नीचे हुए इंसान की तरह बोला जाएगा, जब मिलेगा तो दे देंगे। और अनफॉर्चुनेटली इस बात से है क्योंकि हम एक वक्त ऐसा था जब हम एक डोगरा स्टेट थे, एक प्राउड डोगरा स्टेट था और उसको आपने यूटी बना दिया है। जहां तक बात आती है तो तब जमहूरियत का जनाजा निकालता है। जमहूरियत का जनाजा बीजेपी ने किस तरीके से पूरे देश में निकाला है। कांग्रेस के अकाउंट्स एक दिन पहले फ्रीज करके, जो इलेक्शन से पहले सीसीटीवी का जो रूल है वो हटा के, धांधलियां करके वोटर लिस्टों में, अगर मैं वो बोलना शुरू कर दूं तो फिर एंड ही नहीं होगा। जमहूरियत का तब भी जनाजा निकलता है जनाब जिस वक्त आप लोग हजारों लाखों करोड़ जो है फॉरेन डोनेशन के तौर पे लेते हैं और वो सारा डोनेशन सिर्फ एक पार्टी को जाता है, वो है भारतीय जनता पार्टी, 95% डोनेशन। और उन्हीं दो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से, अंबानी से और अडानी से आपको जाता है। क्यों सिर्फ आपको जाता है? क्या बेच रहे हैं आप तो देश बेच रहे हैं, चलिए छोड़ दीजिए। तो इनके मुंह से जब करप्शन की बात आती है तो मुझे तो हंसी आ जाती है, क्योंकि अभी तक पूरे इंडिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने करप्शन को इस हद तक नहीं लिया जहां उन्होंने पूरे देश की संपत्तियां बेच दी, पोर्ट्स बेच दिए, हवाई जहाजों के अड्डे बेच दिए, माइने बेच दी और उन अंबानी, अडानी और उन 5-6 उन लोगों से और उन बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से हजारों लाखों की तादाद में जो है डोनेशन लिया। अगर किसी ने क्रोनिक कॉर्पोरेटिज्म को और क्रोनिक करप्शन को नॉर्मलाइज किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो आप किसी के करप्शन की बात करेंगे, मुझे तो हंसी आ जाती है। जहां तक इनकी बात आती है कि क्या आप मानती हैं कि आखिरी बात कहना चाहती हूँ, जहां तक इन्होंने बात की है कि इन्होंने डीडीसीज को एम्पावर किया है, वो इवन मोर लाफेबल है। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, जब डीडीसीज को इन्होंने बनाया था पहली बार तो इन्होंने बहुत डाउट किया था। इनफैक्ट तब इन्होंने कहा था कि डीडीसी ही अब है, वो है, ये है। वो डीडीसी भी बेचारे, मैं आपको कितनी अखबारों की रिपोर्टें बता दूं जहां वो डीडीसी कहते हैं कि हमें तो कुछ एम्पावर ही नहीं किया इन लोगों ने। बहुत सारे सरपंच जो हैं वो बेचारे, इन्होंने तो सरपंच के इलेक्शन अपने भी जमाने में 2 साल से सरपंच के इलेक्शन नहीं हुए, 2-3 साल से इन्होंने तो तब से सरपंच के इलेक्शन तक नहीं किए, उसको भी छोड़ दीजिए। डीडीसीज ने कहा, उनके बार बार मैं आपको बयानात दिखाऊंगी जहां उन्होंने कहा हम एम्पावर ही नहीं है, हम करें क्या। और जब आज मैं इनसे, अगर मैं अवतार सिंह साहब से अभी पूछना चाहूंगी, मैं कहूंगी ठीक है आप सही, सब कुछ जो आपने कहा आप सही, आप हमको बता दीजिए
जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा, स्टेटहुड का दर्जा वापस किस दिन मिलेगा? अब आप देखिए जवाब से कैसे भागेंगे। ठीक है अवतार सिंह साहब। जी युवराज जी की सारी बातें मैंने बड़े इत्मीनान से सुनी और एक सवाल का इनको मैं जवाब देना चाहूंगा, बशर्ते वो बड़ी अपने मतलब बिल्कुल शांति से उन चीज को सुने। मैं इनको बताना चाहूंगा करप्शन की बात। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उस विश्वास को बनाते हुए और हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रतिज्ञा ली है और सारे नेशन को उस प्रतिज्ञा में शामिल किया है कि हमने 2047 में भारत को एक विकासशील देश। सर आपका जो संकल्प है हम सभी की जुबान पे रटा हुआ है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि रियासत का दर्जा कब देंगे? विस्तार से जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए। तो ये जो इन्होंने एयरपोर्ट बेचने की बात की, इन्होंने बाकी सिस्टम को बेचने की बात की। देखिए जो भी डिपार्टमेंट बिल्कुल रुका हुआ है, जिसकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, उस डिपार्टमेंट को इनकी सरकारों की तरह, कांग्रेस की सरकारों की तरह उन डिपार्टमेंट्स को देश के ऊपर लायबिलिटी के तौर पे खड़ा रख के, उनको सामने रख के मुझे लगता है देश विकसित नहीं होता है। वो सारे काम वो सारे स्टेप्स जो लिए गए हैं देश को विकसित बनाने के लिए हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ ग्रोइंग इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो इनिशिएटिव्स आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिए हैं, मुझे लगता है वो देश को ऐसा प्राइम मिनिस्टर मुझे लगता है सदियों में नहीं मिलेगा। चलिए आप गुणगान करते रहिए, लेकिन हमें सिर्फ ये बता दीजिए रियासत का दर्जा कब देंगे आप? देखिए रियासत का दर्जा जिस दिन एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ था उसी दिन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपने पार्लियामेंट के सदन के बीच में बताया था कि स्टेट का दर्जा सही वक्त आने पे स्टेट को दिया जाएगा, यूटी को दिया जाएगा, और जिसमें इन्होंने प्रायोरिटीज पे देखिए जी स्टेट का दर्जा देना ये कोई टॉफी जैसे इन्होंने इफ्रा जी ने खुद बात की, ये टॉफी देने वाली बात नहीं है। सर छीनना भी टॉफी जैसे वाली बात नहीं थी, छीनने में बहुत तकलीफ होती है। जब आपने रियासत का दर्जा खत्म कर दिया तब भी बहुत तकलीफ हुई थी। बताना चाहूंगा या तो मेरा जवाब आप सुनना नहीं चाहते, पूरी बात सुनेंगे आपको, बोलिए। सच्चाई तक या तो आप लोगों को पहुंचाना नहीं चाहते। नहीं आप बोलिए, हम पहुंचाएंगे, बोलिए आप। ऑर्गेनाइजेशन सिंह साहब आपका टाइम है, आप बोलिए प्लीज। जी सारे कानून बदले थे और अब उन कानूनों को और इस जम्मू कश्मीर की यूटी को अगर हमने स्टेटहुड देना है तो फिर उन सारे कानूनों की बहाली करनी है। तो ये ओवरनाइट होने वाली बात नहीं है। तो जैसे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने, हमारी सरकारों ने बताया है कि सही वक्त आएगा और जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट रियासत का दर्जा मिलेगा। ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइम जिसकी बात कर रहे हैं अवतार सिंह साहब कब आएगा ये भी बता दीजिए, और किस कानून को आप लाना चाह रहे हैं? कौन सा कानून ऐसा है 370-35 से हट गया? हम पहले दिन से ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए और बाकी सारे लोगों से सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे ज्यादा हमने डिमांड किया है कि जम्मू कश्मीर को अपना स्टेटहुड बिल्कुल जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। और मुझे लगता है जल्दी वो समय भी आएगा, जैसे प्रधानमंत्री जी अब 26 जनवरी के ऊपर भी इन सारी चीजों का आपके सामने आ जाएगी डिटेल कि जम्मू कश्मीर को सही वक्त मिलने पे, सही वक्त आने पे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। मुझे एक चीज सिर्फ बताने की आवश्यकता है यहाँ पे, खाली स्टेटहुड के लिए ही क्यों हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा इस चीज पे इंटरेस्ट कर रही है? मुझे ये बताइए इनका कब स्टेटमेंट आया? पिछले 3 महीने से आप ये सरकार में हैं, कभी इनका मुझे स्टेटमेंट बता दीजिए कि इन्होंने यहाँ पंचायत के इलेक्शन कराने के लिए कोई पुकार लगाई है, इन्होंने यहाँ एम्प्लॉयमेंट का कोई नया इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने लोगों को मुफ्त बिजली देने की बात करी थी, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, इन्होंने यहाँ बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इनिशिएटिव लेने की बात करी थी। वो सारे मुद्दे इनके कहाँ हैं? वो सारे मुद्दे इनके फोत हो चुके हैं। ठीक है, इफ्रा जी से इसका जवाब ले लेते हैं।
ये लोगों का ध्यान अपने उस एजेंडा से भटकाने के लिए स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, स्टेटहुड की गुहार लगा रहे हैं। चलिए इस आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ। भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड अपने सही समय पे जम्मू कश्मीर को देगी, जैसे इन्होंने एक साफ सुथरे इलेक्शन करवाए, यहाँ सरकार बनवाई। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन लद्दाख से भी जो वादे किए थे अभी तक वो भी पूरे नहीं हुए, तो पड़ोसी तो डरेंगे ही। खैर उन सब चीज़ों को छोड़िए, एम्प्लॉयमेंट का जो वादा किया था, इवन जो इन्होंने कहा इलेक्शन या एम्प्लॉयमेंट, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों जो आपसे पूछा, सीधा सीधा इनका मतलब है कि मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे आपने वो अभी पूरे नहीं हुए, और एनसी इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से कोई एक स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकी। जी, पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं वो वादे पूरे करने के लिए जम्मू और कश्मीर की आवाम ने हमको 5 साल दिए हैं, ना कि 3 महीने। तो इनका सवाल कि 3 महीने में आपने सब कुछ क्यों नहीं कर लिया? जम्मू और कश्मीर की आवाम ने हमें 5 साल का वक्त दिया है। जो मेजर चीजें करनी थी उन पे हम लोगों की शुरुआत हो चुकी है, चाहे जम्मू के हवाले से बात करें, चाहे जम्मू का पार्शियल दस्तबरमू रिस्टोर करना हो, चाहे जम्मू की इकोनॉमी को रिवाइव करना हो, चाहे जम्मू को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी हो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल अपॉइंटीज, चाहे इस तरह के काम हो, वो वहां के लिए शुरू हो गए हैं। अगर कश्मीर खित्ते की बात करें और जम्मू के लिए बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, उनके प्रोजेक्टों की बात हो, वो शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे भी हम लोगों ने, अगर आप देखेंगे विंटर सेशन जो है, चाहे विंटर सेशन को वापस लाना था, केएस वालों के लिए एज रिलैक्सेशन लानी थी, या जिस रिक्रूटमेंट पे आज सालों साल से पूरी एक रिक्रूटमेंट का सिलसिला जो है कंप्लीटली फ्रीज हो गया था, उस रिक्रूटमेंट में 800 पोस्टें एक एक साथ निकालना, एजुकेशन में, हेल्थ में, वो प्रोसेस शुरू हो गया। वो तो हमने पहले हफ्ते में ही प्रोसेस शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन वादे पूरे करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं और जो हम कर रहे हैं, लेकिन काफी चीजें ऐसी भी हैं जिनके लिए हम लोगों को स्टेटहुड की जरूरत पड़ेगी। जो ही हम इनसे पूछते हैं कि वो इन्होंने कहा कि ओवरनाइट स्टेटहुड नहीं आएगा। मुझे ये बताइए कि आपने स्टेट को तो यूटी ओवरनाइट में कन्वर्ट कर दिया, आपने तो आधे घंटे में बिल पास कर दिया, डिस्कशन भी खास किसी को कुछ करने नहीं दिया। जब 1 घंटे में आप बिल पास कर सकते हैं और ओवरनाइट आप स्टेट को यूटी बना सकते हैं, ये यूटी को वापस स्टेट बनाने में कौन से आपको नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है कि आप कहते हैं इसमें तो सालों लग जाएंगे। इससे इनकी जो मंशा है वो साफ साफ तौर पे समझ आती है कि इनकी मंशा जम्मू और कश्मीर को कहीं ना कहीं स्टेटहुड रिटर्न करने की, जितना डिले कर सके उतना डिले करने की मंशा है। सिंह साहब 30 सेकंड और दे दीजिए, उसके बाद मैं आता हूं आपकी तरफ। सिंह साहब बार बार बोलते हैं कि उन्हें ना टोका जाए, जबकि वही एक पैनलिस्ट है जो सब बार बोलते हैं। बोलिए। तो जहां तक बात आती है स्टेटहुड की, जो ये इनका बहाना है देंगे राइट टाइम पे, वो राइट टाइम का क्या मतलब है? कौन सी चीजें होनी चाहिए उस राइट टाइम के लिए? क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस राइट टाइम के लिए? ये कोई छोटा बच्चा तो नहीं है उसको आपको बोलना है राइट टाइम पे टॉफी दूंगा। आप 1,35,00,000 लोगों को बोलिए कि उस राइट टाइम में कौन कौन से राइट टाइम, क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो ठीक होंगी, और उस वक्त आपको लगेगा स्टेटहुड की जरूरत है। कम से कम इस राइट टाइम का हमको मतलब तो समझाइए। डेट तो आप देने को तैयार नहीं है क्योंकि डिले करते जा रहे हैं, लेकिन अगर राइट टाइम करते हैं, ठीक है, चलिए मैं इनसे जवाब ले लेता हूँ, फिर इफरा जी मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस टाइम को आप राइट कहेंगे, किस चीज का इंतजार है? इफरा जी मैं आपकी तरफ आता हूँ। सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। सिंह साहब बोलिए। भाई साहब, मैं आपसे बताना चाहूंगा आज की डिबेट का जो मुद्दा है जी, वो क्या है, मुझे ये बताएं। क्या आज की डिबेट का मुद्दा पंचायत या डीडीसी के इलेक्शन के ऊपर है कि स्टेटहुड की बात करनी है? नहीं, देखिए दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। बताना चाहूंगा सर, मेरी बात अब सुने जरा। बोलिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इफरा जी ने बताया सिर्फ और सिर्फ इनकी एक ही रट लगी है, स्टेटहुड कब मिले और यहाँ पे ये लोग अपनी मनमानी शुरू कर दें। इनको लोगों की बका की कोई परेशानी नहीं है। कैसी मनमानी? जो बर्निंग इशू आज लोगों का है सर, बिजली की माफी का मुद्दा है। इन्होंने बोला था कि सरकार बनते ही हम बिजली फ्री दे देंगे लोगों को। लोगों के मीटर आज जहां जिसकी 1100% थी उसकी आज 1300 इनके दौरे इक्तिदार में आ रही है। वो क्यों आ रही है? लोगों को ये बिजली कब फ्री देंगे? क्या उसके लिए 5 साल, जैसे अफरा जी ने बताया कि हमको जी 5 साल लोगों ने टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब है 5 साल गुजरने के बाद ये लोगों को बिजली फ्री देंगे।
गरीबों ने वोट इनको डाला है गांव देहात से लेके शहर तक, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए कि गरीब कहता कि उसका 1000, 1200, 2000, 1500 जो उनका बिजली का फीस आता है वो बचेगा और बच्चे के एजुकेशन पे लगाएंगे, बाकी कामों पे लगाएंगे। इनको इफ्रा जी से मुझे एक जवाब बता दें कि ये बता दें कि बिजली की फीस आप कब इनको माफ कर रहे हैं हमारे लोगों को। इतना सिर्फ मैं जान लूं इनसे, मैं स्टेटहुड की बात पे आधा घंटा ठीक है, स्टेटहुड पे हम आ जाएंगे, लेकिन इफ्रा जी बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा बहुत ही बेसिक मुद्दा है, लेकिन इसे अभी तक हल नहीं कर पाई और यही सवाल है अपोजिशन का। अगर मैं झूठी होती, अगर मेरी मंशा में खोट होता तो मैं कहती, अगर मेरी मंशा में खोट होता तो मैं कहती कि राइट टाइम पे हम लोगों को बिजली मुफ्त देंगे। तो ये कहते हैं राइट टाइम कौन सा, तो मैं कहती राइट टाइम। लेकिन चूंकि हम लोग जो है एक जमहूरी सरकार, देखिए फिर से बोलने लगते हैं। सिंह साहब उसको जवाब देने दीजिए। हम लोग जो है एक जमहूरी सरकार, जी चूंकि हम लोग जो एक जमहूरी सरकार है, अवाम का मजाक नहीं उड़ाते, अवाम को रिस्पेक्ट करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अप्रैल के महीने से, इस साल अप्रैल के महीने से मीटर्ड एरियाज जो है उनमें 200 यूनिट जो है बिजली फ्री मुफ्त फराहम की जाएगी। और अप्रैल से क्यों, अभी से क्यों नहीं? अरे देखिए फिर से बीच में आ गया। ठीक है सिंह साहब मैं आता हूं आपकी तरफ, मुकम्मल आपके पास जवाब रहेगा, प्लीज जवाब देने दीजिए, बोलिए। विंटर्स जो है उसमें जम्मू और कश्मीर में बिजली का जो है डेफिसिट रहता है काफी ज्यादा। यही वजह है कि अप्रैल से मीटर्ड एरियाज में जो है बिजली 200 यूनिट फ्री की जाएगी। ये उमर साहब ने खुद टाइमलाइन इसकी दी है। और जैसा मैंने कहा, अगर सिंह साहब की तरह होती तो कहती राइट टाइम पे हम देंगे। चलिए सिंह साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। कश्मीर की आवाम को वादा बंद है, क्योंकि अगर मैं जी को यही बताना चाहूंगा जी, जो इलेक्शन का मंशूर, जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो होता है वो अपने आप में एक वैल्यूबल रिकॉर्ड होता है उस पॉलिटिकल पार्टी का, और लोगों को वही बहला के फुसला के उस मुद्दे में ये तो नहीं लिखा था कि पहले आप लोग मीटर लगाएं और उसके बाद बिजली का बिल हम माफ करेंगे। ये अब मीटर लगाने वाली बात, ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लोग बिजली का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, घरों में मीटर लगाएं और उनको बिजली हम, ठीक है, उस सवाल पे हम जरूर आएंगे, आपसे मुकम्मल सुनेंगे। हमारे जो तीसरे पैनलिस्ट हैं इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्तकबाल करते हैं मुजफ्फर साहब आपका हमारे साथ इस खास बातचीत में। फिलहाल हमारे साथ जो आज के खास मेहमान हैं बीजेपी के लीडर अवतार सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इफ्रा जान साहब एनसी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुजफ्फर जान साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी अवतार साहब कुछ कह रहे थे आप? जी, तो कहने का मकसद ये था, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कभी ये नहीं लिखा था कि आप पहले मीटर लगवाएं। अगर लोगों को मैनिफेस्टो में ये बोला होता तो इनको एक भी वोट नहीं मिलता। मैं इफ्रा जी से दूसरा और एक जवाब लेना चाहता हूँ जिस मुद्दे पे आज ये बहस हो रही है। जिस मुद्दे पे बहस हो रही है कि पंचायत के इलेक्शन के लिए या डीडीसी के इलेक्शन कब होने हैं, उनके ऊपर इनका स्टेटमेंट कब आएगा, जो लोगों की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब लोग देखिए, पंचायत को एम्पावरमेंट करके और पंच और सरपंच के इख्तियारात कितने, आज जम्मू कश्मीर का बच्चा उस इलेक्शन में दिलो जान से पार्टिसिपेट करना चाहता है। और ये बताएं कि उसके लिए ये कब फरमान जारी करें या कब सरकार को बताएंगे, सेंट्रल सरकार को, कि उस इलेक्शन के लिए ये बात करें। ये तो उस इलेक्शन की बात ही नहीं करते, ये तो ये कहते हैं कि आज हमारे एमएलए बने हैं, वो ठीक है, ठीक है, 5 साल के बाद पंचायत के इलेक्शन करेंगे। ऐसा कभी भी लोग मानेंगे नहीं। अगर आज की डेट में पंचायत का इलेक्शन होता है, मैं दावे से कहता हूं कि इनको एक भी वोट यहाँ के लोग नहीं देंगे, क्योंकि लोगों ने इन्होंने लोगों को बहला के फुसला के वो सब्ज बाग दिखा के लोगों का वोट लिया है। आज लोग यहाँ थोड़ी सी बारिश और बर्फ क्या पड़ी, लोगों ने हाहाकार मचा दी। जो रोड, जो रास्ते, जो बर्फ, लेकिन एनसी कह रही है 10 साल के आप ही लोगों के कारनामे हैं जिसे वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह साहब, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये अपना एतबार सिर्फ 2-2.5 महीने के अंदर ही लोगों के बीच में खो चुके हैं। इसीलिए डरते हैं कि पंचायत के इलेक्शन ना हो, डीडीसी के इलेक्शन ना हो, और अपने चलिए अब उनसे जवाब लेते हुए मुद्दों से भटकाएं और सिर्फ स्टेटहुड की बात करते रहें। बिल्कुल, इफ्रा जान साहब आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं मुजफ्फर साहब की तरफ।
दो चीजें बोलनी थी। इन्होंने कहा कि पंचायत की इलेक्शन की डेट कब होगी। इनको मैं याद दिला दूं कि इन्होंने इतनी लंबी तकरीर कर ली, लेकिन अपनी तकरीर में इन्होंने लोगों को ये नहीं कहा कि पंचायत का जो डेट था वो 2022 में ही खत्म हो गया था। पंचायत के इलेक्शन 2022 के बाद बीजेपी ने भी नहीं कराए यहाँ पे। तो पंचायत तो क्या ये इलेक्शन से डरते हैं? मुझे नहीं लगता। जब सही राइट टाइम होगा, सही समय पे पंचायत के इलेक्शंस अपने टाइम पे हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको जवाब दे देने दीजिए। अभी आपने बोला, उन्होंने बीच में नहीं टोका। पंचायत के इलेक्शन होंगे, सही टाइम आएगा। सिंह साहब डेट छोड़ दीजिए, अभी उनसे जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, वादा है। राइट टाइम पे इलेक्शंस होंगे। ये बार बार मुझसे पूछते हैं कि आप लोगों ने स्टेटहुड की रट क्यों लगाई है, आप लोग स्टेटहुड की बात क्यों करते हैं। मैं आपसे, चूंकि आप एक जाने माने पत्रकार हैं, मैं आपसे एक विनती करती हूँ, आप अपना माइक लेके मेरी बात मत सुनिए, सिंह साहब की बात मत सुनिए। अपना माइक लेके आप गाँवों में चले जाइए, किसी भी गाँव में चले जाइए, जम्मू में, कश्मीर में, चिनाब में, रामबन, किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी एरिया में चले जाइए, वहां लोगों को बोलिए कि आपके लिए ज्यादा जरूरी इस वक्त, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या आपके लिए स्टेटहुड की बहाली सबसे ज्यादा जरूरी है, या आपके लिए सरपंच का इलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है? चलिए सिंह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले इफरा जान साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। जो चीजें इसमें ऐसे हम डिबेट नहीं चला पाएंगे। बराए मेहरबानी दोनों गेस्ट से मैं गुजारिश करता हूं, अपना जवाब आप दें, इनको दूसरों को भी मौका दें। मैंने इनकी रिस्पेक्ट करके एक बार भी इनके बीच नहीं बोला। ठीक है, ये बार-बार क्यों बोल रहे हैं? मैं लोगों के बयानात भी आपको सुनाऊंगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट जी, कमिंग बैक टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये कहते हैं इलेक्शन की बात करते हैं, मैं कहती हूं कि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, ना बीजेपी की बात करते हैं। आप अपना माइक ले जाके गांवों में, शहर में, गली में, चौबारों में लेके जाइए, 100-500,000 लोगों से सवाल पूछिए कि बोलिए आप हमको इस वक्त आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, स्टेटहुड आपकी बहाली या पंचायत का इलेक्शन। और उस वक्त आप देखेंगे कि अगर 1000 लोगों से सवाल करेंगे, 1000 के 1000 लोग कहेंगे स्टेटहुड रिस्टोरेशन इस वक्त इंपॉर्टेंट है, ना कि पंचायत इलेक्शन। इससे आपको पता चलता है कि जान साहब, इसका जवाब ले लूंगा आपसे। बिल्कुल, मैं आता हूं आपकी तरफ इस सवाल के साथ। मुजफ्फर डार साहब, काफी देर से आपसे बातचीत नहीं हुई। सवाल यह है कि कांग्रेस इन दिनों अजीबोगरीब हालात के शिकार है। कभी इंडिया इत्तेहाद में खलफशार की बातें आती है और कांग्रेस समेटती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ अभी फिलहाल जो चूंकि आज का मुद्दा है, जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, डीडीसी और पंचायती इलेक्शन, उसके हवाले से मैं जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले ऐसी चीजें जो सभी के लिए जानना जरूरी है। क्या इस हुकूमत के साथ आपकी कोई अनबन है, बन नहीं पा रही है, और पंचायती इलेक्शन के हवाले से कांग्रेस क्या सोच रही है? डार साहब। हाँ जी, मैं आपकी आवाज मुझे बहुत कम मिल रही है, बहुत कम। चलिए, मैं कोशिश करूंगा, हमारी टीम टेक्निकल इस फॉल्ट को दुरुस्त कर लेगी। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ये जो पंचायती या फिर डीडीसी के इलेक्शंस बाकी हैं अभी होने, इसके बारे में कांग्रेस क्या सोच रही है? क्या मौजूदा हुकूमत के साथ कोई अनबन है जिस पे कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए जनाब, अनबन कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अनबन हो, लेकिन हम कमिटेड हैं, हम अपने वादे पे कमिटेड है, ये अलायंस के पार्टनर है, तो हम इनके साथ हैं। लेकिन तभी तक, वहीं तक जहां तक उसूल और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, उसकी खिलाफ वर्जी हो, तो फिर हम उसके साथ नहीं है। देखिए, जहां तक हम बात करें पंचायत के इलेक्शंस की, मुझे लगता है पंचायत के इलेक्शंस होने चाहिए, और जो यूएलबी के इलेक्शंस है वो होने चाहिए। मैं जाती राय भी देता हूं कि उसमें कोई दो राय नहीं, इलेक्शंस होने चाहिए। जबकि यहाँ पार्लियामेंट इलेक्शंस भी हुए, असेंबली के इलेक्शंस भी हुए। अब मुझे आप बताइए, अब इसमें अगर हर्ज है तो क्या हर्ज है? नहीं, हर्ज की बात नहीं है मुजफ्फर साहब। सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से उम्मीदें की जा रही थी असेंबली के चुनाव में या फिर उससे पहले लोकसभा में, उसमें कारकर्दगी आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। यही वजह है कि कांग्रेस तमाम तर चीज़ों में पीछे हट रही है, क्योंकि जम्मू का जो रीजन है वहाँ पे कमांड आप संभाल नहीं पा रहे। नहीं, गलत फहमी है। हमारी कमांड
सही है, हर जगह ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा तो होता रहता है, कभी उतार कभी चढ़ाव। ऐसे कि आप देखिए बीजेपी भी 70 साल के बाद आई है, ऐसी बात नहीं है। हम स्ट्रांग है, ग्राउंड लेवल पे स्ट्रांग है। हम आने वाले वक्त में आने वाले समय पे आपको दिखाएंगे कि हम कहां पे है। चलिए, जो हम कमिटमेंट करते हैं वो हम फुलफिल करते हैं। बीजेपी की तरह हम ऐसे ही फोकट में हवाबाज ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं। हम जहां हमारी सरकारें हैं, कहीं पे भी हमने जो कमिटमेंट, जो वादे इलेक्शन के दौरान किए हैं, वहां हमने फुलफिल किए हैं। और हमारी एक और ये कमिटमेंट है, हम तब तक मंत्रालय में नहीं जाएंगे जब तक यहाँ स्टेटहुड बहाल ना हो। हमारा जो है पहले से ही स्टेटहुड की हमने बहुत डिमांड की है, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट भी किए हैं। एक आवाज अभी आपकी तरफ से उठी नहीं मुजफ्फर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आपने? जो मौजूदा हुकूमत, या तो पीडीपी ने या बीजेपी ने आवाज उठाई मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कि भाई आप आवाम का काम करिए, आपने कोई एक आवाज नहीं उठाई। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं। सिंह साहब, मैं बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप पूरी कर लीजिए, फिर मैं अपने सवाल की तरफ आता हूं। मैं मुजफ्फर साहब को भी वेलकम करता हूं कि पैनल में वो आके हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। मैं उनके सवाल की बात का उसके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जहां ये इनका स्टेटमेंट आया है कि जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होता तब तक हम मंत्रालय में नहीं आएंगे। भाई साहब, इन्होंने तो जब इनकी सरकार बनी है, कई दिन इनके संतकार के अंदर मंथन करने के लिए ये दो तीन मंत्रालय मांग रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जिसके ऊपर कोई सहमति नहीं हुई। और अल्टीमेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको अपने उस हिसाब से बाहर रखा। अब ये लोगों के बीच में अपने मुंह को छुपाने के लिए बता रहे हैं कि हम तब तक मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो इस अभी बीच में खटपट की बात चल रही है एनसी और कांग्रेस के बीच में, वो बहुत ही गहरा हो चुका है। वो जो बीच की दरार है, जो बीच का कम्युनिकेशन है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मकसद सिर्फ अलायंस करके अपने वोटों को थोड़ा आगे लेके और अपने मेंबर्स को बनाने की कोशिश होती है, क्योंकि अकेले में तो ये इलेक्शन लड़ने की इनमें ताकत ही अब खत्म हो चुकी है। जहां 2014 में इनके पास 13 एमएलए थे, आज की डेट में बड़ी मुश्किल से इनके पास 6 एमएलए मिले हैं। ठीक, आपको लगता है कि जम्मू रीजन में खास तौर पे सिंह साहब, और भाई साहब, इनके कंटेस्टेड कैंडिडेट्स ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कमिटमेंट करके रखी थी, भाई साहब हमें सपोर्ट करो और 2 लोग हमारे आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो ये किसका, देखिए कांग्रेस किसी की सगी नहीं है, कांग्रेस ना देश की सगी है तो ना जम्मू कश्मीर के लोगों की सगी है। डार साहब कह रहे थे अभी, सिंह साहब, सिर्फ इख्तिदार में आने के लिए इनको यहाँ अलायंस चाहिए था और उस अलायंस की साख खत्म हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा सिंह साहब, डार साहब कह रहे थे कि इस मर्तबा बाजी पलटेगी और खास तौर पे जम्मू रीजन में डीडीसी या पंचायत के इलेक्शन में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, वो आने वाला वक्त इन्होंने देख लीजिए, जहां जम्मू में इनके पास कितने मेंबर्स थे और जम्मू में आज की डेट में इनको 0 सीटें मिली हैं आज के इलेक्शन में। तो ये क्या क्लेम स्टेट करते हैं, किन मुद्दों के ऊपर या किन बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर ये क्लेम करते हैं? ये सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए इस चीज को बता रहे हैं। अदरवाइज इनकी साख जम्मू में तो एकदम समाप्त हो चुकी है और कश्मीर में कहीं कहीं बाय डिफॉल्ट ये जीत के आए हैं 1-2 जगह पे। अदरवाइज कांग्रेस का वजूद जम्मू कश्मीर से क्या आहिस्ता आहिस्ता देश से भी खत्म होने को है। चलिए, इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, क्या वाकई दूसरों का सहारा लेकर के कांग्रेस अब तक कुछ अपने नंबर बढ़ा पाई है और अब उसका सफाया होने वाला है? नहीं, मुझे लगता है, सुनिए, मुझे लगता है हर कोई हमारा साथ मतलब हमें साथ लेके चलती है, क्योंकि बाकी लोगों को हमारी जरूरत है। लेकिन मैं बीजेपी की बात करूं, देखिए इन्होंने क्या किया, कांग्रेस को सिर्फ टारगेट किया और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया, पीडीपी को टारगेट किया। इन्होंने पीडीपी के साथ वफा नहीं किया। पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई, उनके साथ भी वफा की रास ना आई। तो मुझे आप बताइए, इन्होंने कौन सा कमिटमेंट यहाँ पूरा किया? मुझे आप लेकिन लोगों की वफादारी इंजीनियर साहब इनके साथ है, बीजेपी के साथ, क्या आप टक्कर दे पाएंगे? कांग्रेस कहां है, कहां नहीं है, सबको पता है। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है और कांग्रेस ने ही हिंदुस्तान को आजादी दिलाई है। कांग्रेस ही पुरानी पार्टी है। अगर हम जो अभी बात करें, अगर हम इसका भी बैकग्राउंड देखें, मुझे लगता है ये भी कांग्रेस से ही होंगे। लेकिन ये तो भूल जाते हैं सारा
क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस के बगैर कंट्री में कोई चारा नहीं है, और कंट्री को अगर बचाना है, अगर मुल्क को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है, वो एक कांग्रेस पार्टी है जो इसको बचा सकती है, और हर एक को अपने साथ लिए चलिए। ये नहीं, ये देखिए जब भी इलेक्शंस होते हैं ये मजहब का कार्ड खेलते हैं। इनको एक बार बताए ना, आप मजहब का कार्ड एक तरफ छोड़िए, उसके बाद आप फील्ड में आइए। इनका तो यहाँ, इनको तो कैंडिडेट नहीं मिले यहाँ। हमारे तो कैंडिडेट 90 के 90 थे, लेकिन हमारा अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ तो हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गए, लेकिन ये नहीं कि हमारे पास इनकी तरह कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट तो इनको यहाँ मिले ही नहीं। तो मैं वसूख के साथ कह रहा हूँ, इनका एड्रेस कश्मीर में कहीं पे है नहीं। और अब जो जम्मू में, वो तो मैं आपको बताऊंगा आने वाले वक्त पे। चलिए तो आने वाले वक्त में इस चीज को हम तय कर लेंगे। सिंह साहब, एक खास सवाल और उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा। ठीक है सिंह साहब, लोकसभा में थोड़े वोट का जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुई थी, हालांकि असेंबली में आपने वापस ले लिया। आने वाले चुनाव में क्या आपको उम्मीद है कि कांग्रेस उसी तरीके से वोट का जो आंकड़ा है अपनी तरफ खींच सकती है? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का सवाल है, मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा, और लोग भी यहाँ का बच्चा बच्चा जान चुका है कि कांग्रेस एक करप्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर को इस दाने तक पहुंचा दिया था। दीमक लगाती थी, ना यहाँ सरकार थी, ना यहाँ कोई सिस्टम था। पिछले 40 सालों से जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ जो यहाँ सहा है वो सारी। ठीक है सिंह साहब, चूंकि